मैं सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूं और उसके बाद जो भी पाकिस्तानी आज ये टीवी पे देख रहे हैं, जो आज सबसे पहली मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई थी अप्रैल के अंदर 9-10 अप्रैल को, तो जो पाकिस्तान का बैरून मुल्क से कर्जे लेने का जो रिस्क होती है, यानी अगर आपको बाहर के लोग कर्जे देते हैं, बैंक्स कर्जे देते हैं, तो वो कर्जों की जो रिस्क होती है कि कर्जा वापस नहीं होगा, वो 5% थी। वो 5% थी आज से 7 महीने पहले जब हमारी हुकूमत गिराई गई है। आज अखबारों में आया हुआ है कि जो हमारी रिस्क है, यानी हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, वो रिस्क 5% थी, आज वो 64.5% है। यानी 64.5% रिस्क है कि पाकिस्तान अपने कर्जों के ऊपर किस्तें वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब, इसके 2 मतलब हैं और बड़े, मैं इसलिए इधर से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो हमारी माइशत है, जिस तरह उसका कत्ल हुआ है जब से हम गए हैं पिछले 7 महीने में, मैं चाहता हूं कि यह जरा कौम समझे हुआ क्या है। अगर हमारा डिफॉल्ट रेट, यानी कि हम 5% से 64.5% पे गए हैं, इसका मतलब कि दुनिया यह समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती, और उनका जो 64.5% का मतलब कि ये है अब रिस्क कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले यह हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं कि बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में, ये जब वो देखते हैं, जब उनके सामने ये रिस्क आती है पाकिस्तान की, तो इसका मतलब कि बैरून मुल्क लोग अब पाकिस्तान के अंदर सरमाया करते हुए डरेंगे कि अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो 2 खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं, वो अगर हम वापस नहीं कर सकते और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देती है, और सबसे नुकसान आवाम के लिए कि डिफॉल्ट कर दे तो आपको क्या होगा? सबसे पहले चीज यह होगी कि रुपया मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। रुपए नीचे गिरना, यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया और नीचे चला जाएगा, और किधर जाके रुकता है ये अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डॉलर तो आने नहीं है। लोगों ने, जिन्होंने डॉलर या इन्वेस्टमेंट में आने हैं या कर्जों से लेने हैं, वो सबने रोक देने हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह है कि जो लोग जब इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने मुल्क में दौलत में इजाफा करना है तो सरमायाकारी चाहिए, फैक्ट्रियां बनाएं, कारखाने बनाएं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उससे हमारी दौलत में इजाफा हो, ताकि हम अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। तो इससे वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरा अब ये सबसे पहला सवाल यह है कि जिन लोगों ने यह साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? हमें तो हमारे ऊपर पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई, वही जो अखबारों में बगल बच्चे बैठे हुए हैं जो सहाफी इनके, उन्होंने तो पूरी कैंपेन की कि मुल्क तबाह हो गया है, महंगाई आसमानों पे चली गई है। तो महंगाई तो वाज़ेह हो गया कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इन पिछले 7 महीने में हुई है। हमारे जो मुल्क में महंगाई थी और आज जब हमारा टाइम था तो वो 15 से 16% थी, आज वो 27 से 28% पे है, तकरीबन दुगनी है। तो जो महंगाई भी बढ़ गई, जो मुल्क में सरमायाकारी थी वो भी नीचे चली गई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी वो भी नीचे चली गई, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेज रहे थे, डॉलर्स भेज रहे थे,
रेमिटेंसेस भेज रहे थे, वो भी कम हो गए। जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, यानी जो आमदनी एक मुल्क की होती है टैक्स इकट्ठा करके, वो भी उसके जिस रफ्तार पे हम इकट्ठे कर रहे थे वो नीचे चला गया। और मैं आज आपके सामने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे होती है कि हर साल एक शाया होती है कि मुल्क की मायशत के हालात क्या हैं। तो वो इस गवर्नमेंट ने, हमारे जाने के बाद इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो सर्वे शाया की है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उस सर्वे के मुताबिक जो हमने अपने चौथे साल के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि कितनी हमारी मुल्क की आम दौलत में इजाफा कितना होगा, वो 4.8% टारगेट था। कितना हमने किया? 6%। यानी जो जिस रफ्तार पे हमारी हुकूमत के दौर में मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो हमने सोचा था 4.8 होगा, वो 6% हुआ। हमने अपने टारगेट से बेहतर किया। एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम बेचते हैं बाहर और जिससे डॉलर आते हैं, हमने अंदाजा लगाया था 26 अरब डॉलर होगी। कितनी हमने एक्सपोर्ट की? 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड था ये। तो वो टारगेट से उससे भी ऊपर गए। यानी ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये वो मैं चीजें आपको मोटी मोटी बता रहा हूं। हमारा जो ज़राअत था, हमने टारगेट किया था कि ज़राअत में जो इजाफा होगा वो 3.5% था, और कितना इजाफा हुआ? 4.4%। कुछ 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हमारी ज़राअत बढ़ी थी। फिर इंडस्ट्री, जो रोजगार देती है, असल में इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्री मुल्क में बढ़ती नहीं है तो असल में तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, मुल्क ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं। और हुआ कितनी? इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी? 9.8%। अपने टारगेट से ऊपर गए हम। सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर आईटी भी मिला लें, तो सर्विसेज में 4.7% टारगेट सेट किया, 6.2% पे हमारे ग्रोथ हुई सर्विसेज में। और आईटी जो कि मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी, उसमें 26.9% हमारा बढ़ा। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और बिजली की, अच्छा ये समझने की बात है कि जो बिजली है, अगर इन्होंने जो हमारे पहले यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी, अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते हैं, पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि बिजली की कंजम्पशन बढ़े, इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिव्स दिए। तो हमारे दौर में जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी वो 20.9%। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मायशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क तो तरक्की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें ये कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है, इसको ऊपर आके बैठा दिया। और उसके बाद वो जो भागा हुआ था मुल्क से, भागे हुए तो सारे ही थे, तो उसको खास तौर पे लेके आए इसहाक डार को। उसने आगे कहा कि मैं मूडीज को ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो गुम ही हो गया।
اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے، ہم نہیں کیا کیسے کہہ رہے. میں نے ویسے 6 مہینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو 30 سال دونوں حکومتیں مل کے کرتے رہے ہیں، اور ان کے 30 سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا. ہم 90 کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا. جب سے یہ دونوں آئے ہیں یہ ڈاکو خاندان، یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے، کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا، ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا، ملک مقروض ہو گیا، اور ان کے باہر شاندار محلات بننے شروع ہو گئے. جب سے نواز شریف پرائم منسٹر بنا، وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بڑے ان کے پاس 4 فلیٹ آ گئے، اور ان کے بیٹوں کی بڑی پراپرٹیز آ گئی. تو یہ تو امیر ہو گئے، قوم مقروض ہو گئی. ان کو واپس مسلط کیا، اور میں نے تب کہا کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا، ہینڈلرز کو سمجھایا کہ یہ اگر آپ نے سازش کامیاب ہونے دی، یہ ملک نہیں سنبھال سکتے. اور میں نے جب 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، یعنی قرضے نہیں واپس کر سکتا، تو پاکستان کو پھر کون بیل آؤٹ کرے گا. اور میں نے تب یہ کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اس کو غدار، مجھے غدار کہہ رہے تھے، تب انہوں نے کہا مجھے کہ اس کے اوپر غداری کے کیس بناؤ، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا. مفت کچھ نہیں ہوتا. وہ امریکن کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا. اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے، میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس کے پیچھے جائیں گے وہ. اور یہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو. اور آج جدھر ہم اب کھڑے ہیں، یہ جب سے چور اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کر دیں، کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے. جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے 23 نجی دورے کیے لندن کے. میں پرائم منسٹر تھا 3.5 سال، میرے تو بچے باہر تھے. میں تو 1 دفعہ بھی نہیں کیا، حالانکہ 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ آنے کی. کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤں، ہمارا ملک غریب ہے، ہم مقروض ہیں، میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ سرکاری خرچے کے اوپر پرائیویٹ دورے کیے اس نے لندن کے. 23 دفعہ یہ لندن گیا. زرداری 50 دفعہ دبئی گیا نجی دوروں پہ. اور یہ لندن کیا کرنے جاتا تھا؟ پیسے وہاں ہیں، دولت وہاں ہے، بزنس وہاں ہے، بیٹوں کو وہاں بسا دیا ہے. برطانیہ کے وہ شہری بن گئے ہیں، وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں. جس کے اوپر کرپشن کیس ہوتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے. اسحاق ڈار باہر بھاگ گیا، اس کے بیٹے باہر ہیں. شباز، یہ حمزہ جو سلمان شہباز ہے، اس کو جب ایف آئی کا کیس رمضان شوگر مل لیا، جس میں مقصود چپڑاسی کے پاس پیسہ آ گیا تھا، اس کے اوپر ہاتھ جانے لگا، یہ باہر بھاگ گیا. باہر بھاگ جاتے ہیں جب ان کو خطرہ ہوتا ہے، پھر ڈیل کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں. پھر ڈیل کر کے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں گرین سگنل مل گیا، پھر واپس آ جاتے ہیں. اور وہی اسحاق ڈار سگنل لے کے واپس آ گیا. لیکن اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کے معاشی مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو سوال تو پھر یہ ہے کہ ملک کو پہلے لے کے کون اس سٹیج پہ آیا، یا ملک کا دیوالیہ نکالا کس نے؟ 30 سال تو یہ دونوں خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کیسے ملک اس سٹیج پہ پہنچا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیہ ہوا پاکستان سنبھالا 2018 میں، اور اس پاکستان کو اس دیوالیے سے نکال کے 2 سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی مچی. اپنے ملک کو کرونا سے نکالا، اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا، اپنی معیشت کو سنبھالا، اپنے غریبوں کو بچایا، وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ 3 ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے نکالا. اور کرونا سے نکالا ہی نہیں، اس کے بعد ہم نے اپنی معیشت اٹھائی،
جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ، یہ جو 6% گروتھ ریٹ، تیسرے سال میں 5.7 اور چوتھے سال میں 6%، یہ 17 سال کے بعد ہوا. ہمارے زراعت نے 17 سال کے بعد اس طرح کی ترقی کی. ہماری انڈسٹری نے تو کہ 50 سال میں سب سے بہترین ہماری انڈسٹری اٹھ رہی تھی جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی. تو آج میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یا مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسئلوں سے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے؟ جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی. ہمارا مسئلہ کیا، میں آپ سب کے لیے پہلے ذرا سمجھا دوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے. جو بھی چائنا کی ترقی ہوئی، جو ایشین ٹائیگرز، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملک یہ جو ترقی کی ہے، سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. جب دنیا کو مال زیادہ بیچیں گے تو آمدنی بڑھے گی. یہاں ہوا ہی کچھ نہیں. اور ان کے پچھلے نون لیگ کے 5 سال میں وہیں کے وہیں ایکسپورٹس رہ گئی، تو دولت میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا. تو ان کا ماضی میں یہی تھا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو، پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے، پورے ان کی مدد کی جائے، ان کو انسینٹوز دیے جائیں، ان کے لیے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنائے. ٹورزم پاکستان میں ایسی ہے کہ ہمارے بڑے ڈالرز آ سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی کے 2 سال کرونا میں ٹورزم ہی ختم ہو گئی، لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنائے ہوئے تھے. اور تیسری چیز کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی. ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری 30 ارب پہ، وہ اس لیے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹوز دیے، ان کے لیے انعام دیے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھرو. اور روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی. 5 ارب سے اس میں آخر میں پیسہ آنا شروع ہوا. ہمارے چوتھے سال میں $5 ارب سے اوپر اس میں آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں. میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک بنڈل آئلینڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی. بنڈل آئلینڈ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی $5 ارب آنے تھے. اور جیسے وہ پیسہ آنا تھا، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، جو ڈالر کم ہو جاتے وہ ہم نے حل کر لینا تھا. انہوں نے آخری منٹ میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے کینسل کر دیا. اور دوسرا جو ہماری کوشش راوی سٹی کی تھی، وہ بدقسمتی سے 11 مہینے سٹے آرڈر پہ رہ گیا. پیسے لوگ باہر سے انویسٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کچھ رک گیا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈالر گیپ جو ہمارا ہے، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں، یہ 2 شہر بنا کے، ٹورزم کر کے، اور پھر اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کو کوشش انسینٹو دیں کہ وہ پیسہ اپنا بھیجیں. تو اب میں جو آخر میں یہ معیشت کے اوپر بات، پھر میں 2 اور آپ سے باتیں کرنی ہیں. دیکھیں جدھر آج ہم کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی، انتظار کر لیں سال کی. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے، اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دیے ہیں. تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا، ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے. لیکن مجھے جو خطرہ 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کو خطرہ ہے آج. اور یہ جو آج 64.5% پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، اور اس کی چانس 64.5% پہ آ گئی. اس کا مطلب کہ اگر ہم اب اس طرف جس طرف اب نکل گئے ہیں، پیسہ باہر سے اب آنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو آمدنی تھی، ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ریمیٹنسز بھی جس سے ڈالر آتے ہیں،
इन्वेस्टमेंट आनी नहीं है, कर्जे भी नहीं आने, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आनी, तो अब हम ये क्या करेंगे? आप इनके पास क्या हल है? क्या वो लोगों के पास ये मुल्कों से पैसे मांगते जाएंगे? वो तो ये मांगे हैं, हर मुल्क के पास गया शहबाज शरीफ, क्या मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, लेकिन वो कितना वो पैसा दे देंगे? असल में तो हमने अपनी माइशत ठीक करनी है, और वो जो ठीक करनी थी वो ठीक हो रही थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, वो अब ये साजिश की वजह से आज पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है। दूसरी बात मैंने आज करनी है, जो मैं हमेशा, ये जो तहरीक जिसमें हम सारे मार्च इस्लामाबाद की, वजह इसकी क्या है? हकीकी आजादी। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से। जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो इंसानों को आजाद कर देती है। इंसाफ, और ये सबको मैं बार बार कहता हूं क्योंकि लोगों ने रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तब पहली दफा मुझे पता चला कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी क्या होती है। तो कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो ये जो आज पाकिस्तान के मसले हैं, ये माइशत के भी मसले, ये सारे फंसे हुए एक चीज के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। इंसाफ ना होने की वजह से, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से लोग गुलाम हैं, एक निजाम के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि कमजोर आजाद नहीं है यहां और ताकतवर कानून से ऊपर है। तो ये जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो मैं आपको माइशत के बताया है, ये असल में हमारी मुल्क में खुशहाली, माइशत तब ठीक होगी जब हम अपने इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। अब मैं आज फिर, और मैं हर रोज अपील करता हूं अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, 3 आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं। और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर, जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है। उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए, फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है, मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतहा पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, ना इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्विस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है ये बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं, लेकिन है तो मेरा हक। तो हमारी हुकूमत होते हुए
पुलिस ने कहा जी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस हमें क्या कहती है? पुलिस वो कहते जी अगर किसी से मुझे इस ओहदे से उठा दे, किसी और को बैठा के ये करवाए, मैं नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैं बार बार लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। यह है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम तीन लोग हैं वो तो। और इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं है। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर किया, मेरे पे, लोगों पे। हम 1.5 साल गवर्नमेंट में होते हुए कहते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है। ये ना तो सिर्फ नून लीग के बड़ा करीब है, इसके हैंडलर्स भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये हमें टारगेट कर रहा है। 8 इसने हमारे खिलाफ फैसले दिए, 8 दफा हम अदालत में गए, 8 दफा अदालत ने उनको रद्द किया। इसका मतलब इसके फैसले गलत थे। इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ये सिकंदर सुल्तान और जो कराची से इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, इनके ऊपर हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जो कराची का इलेक्शन कमिश्नर है ये सिंध गवर्नमेंट की तनख्वाहदार है, ये आजाद कैसे है? इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान है, हमने इसके ऊपर बार बार कहते रहे हैं कि ये आदमी गैर जानिबदार नहीं है, और हमें अदालत वापस इसके पास भेज देती है। और वो कैसे जज बन सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? आप अगर अदालत में भी जाते हैं तो अगर किसी को जज के ऊपर इतराज है तो वो रिक्यूज कर लेता है। ये बार बार हमारे खिलाफ फैसला देता है, बार बार हम अदालतों में जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने इसके ऊपर अदालत में गए हुए हैं तो वो भी तो केस सुन रहे हैं। 2 केसेस हैं जिसमें इससे हमें फंसाया हुआ है। एक है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखें। उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले और हमें बार बार एक फरोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं फिर दावा करता हूं, जितना आप देखेंगे एक चीज साबित होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो कहते हैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग वो करती है। रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, 40,000 डोनर बेस हमारे पास है। तो इनसे तो पूछे कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि ये करप्शन के पैसे से खेलते हैं। ये पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे बनाने देते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, फिर उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये इनकी फंडिंग तो है ही इलीगल, ये बता ही नहीं सकते किधर से पैसा आया। उनका केस नहीं सुन रहा और हमें इसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तो एक तो फंडिंग केस और दूसरा तोशाखाना। तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि जी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। अदालत में तो फिर भी हम चले गए हैं। और मैं गारंटी करता हूं, मैं लिख के देता हूं कि जितना आप देखेंगे इमरान खान, ये साबित होगा कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी चीज की और नैब में 10 साल से केस है, उनके केस क्यों नहीं सुनता? आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ। यूसुफ रजा गिलानी ने मदद की इनकी। उन दोनों ने गैर कानूनी तौर पे 4 गाड़ियां निकाली तोशाखाना से। मुझे भी गाड़ी मिली थी। गाड़ी आप नहीं ले सकते तोशाखाना से, वो गैर कानूनी है। उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां ली, नैब में केस पड़ा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं वो केस उठा रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता है, ये गैर जानिबदार नहीं है। तो प्लीज हमारे केस सुने जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ किए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि उससे एक
इंसाफ के निजाम में हमें इत्मीनान होगा हम सबको। और आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से, मैं फिर ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? कैसे एक कौम इजाजत दे सकती है इस आदमी को कि हमारे फैसले करे? और कौन सा फैसला करे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है? और इसका माजी देख लें, इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता। यह फैसले करता है कि इसके मुफादात के अंदर वो इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते हैं। यह फैसले करता है कि इसकी बिजनेस को कैसे गैर कानूनी तौर पर फायदा हो सकता है। एफबीआर में कौन होगा जो इनकी मदद करेगा? पुलिस में कौन होगा जो इनके मुखालिफ के खिलाफ जुल्म करेगा? इनकी कभी पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हुए। 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा उस वक्त के आईजी अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस में इतनी करप्शन है। यह 93 की बात है। आईजी अब्बास खान ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर पंजाब पुलिस के अंदर पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया है। और फिर उसने कहा कि कई लोगों को भर्ती किया जो मुजरिम थे, जो जुराइम पेशा लोग थे, उनको पुलिस में भर्ती किया गया। यह 93 की बात है। तो इससे हम ये आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यह दयानतदारी से पाकिस्तान की अहम फैसला करेगा। मैं तो आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। इसलिए बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जब वो भारी अक्सरियत से डेविड कैमरॉन जीतता है इलेक्शन, तो वो रेफरेंडम जब हारता है उसको कोई जरूरत नहीं थी इस्तीफा देने की, वो इस्तीफा दे देता है कि जी मेरे पास इखलाकी कुव्वत खत्म हो गई है। तो इखलाकियात के ऊपर, क्योंकि हमने बरतानिया से ली हुई है जमहूरियत, उसकी बुनियाद इखलाकियात के ऊपर रखी हुई है। एक उनका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, वो रिजाइन कर देता है कि मेरी वो इखलाकी, मेरे पास वो ताकत नहीं है हुकूमत करने के लिए। तो यहां एक मफरूर जो पाकिस्तान के 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा याफ्ता करवाया, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। क्या ये मुल्क की ये सिर्फ ये नहीं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, और मेरिट के ऊपर ही जब इदारों में फैसले होते हैं तब ये इदारे ऊपर आते हैं। मेरिट, इदारों को तबाह करना हो, मेरिट खत्म कर दो। तो दुनिया में मेरिट की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। तो ये एक तो मेरिट पे नहीं फैसला करेगा, और दूसरी ये सारी कौम का, हमारी इखलाकियात का मजाक उड़ रहा है कि हम और नीचे गिर रहे हैं। पहले चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया, चोरों ने अपने केसेस सारे खत्म कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के 4 गवाह मर गए आते साथ ही, जो 16 अरब एफआईए के केस में थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर, वो बेचारा डॉक्टर रिजवान भी मर गया। किसी ने पूछा ही नहीं किसी को कि ये क्या हो रहा है कि लोग एकदम आते साथ ही मर गए। वही राना सनाउल और शहबाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े टीवी के ऊपर लोगों की कत्लेआम की, उनको कोई पूछता नहीं है। और फिर यही वो लोग वापस आके केसेस भी अपने खत्म करवाते हैं, हर किस्म का जुल्म करते हैं पाकिस्तान पे, सहाफियों के ऊपर जुल्म करते हैं, इस मुल्क के मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन कर देते हैं। और फिर एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी यह फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, मैं इसको आपसे नहीं, मैं ये जब जमखाना में अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, मैं तब से जानता हूं इसको। ये एक चीज मांगेगा
کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے, تم نے اس کی پارٹی کے اوپر زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں. میں آج اب اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے, کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی, الیکشن سے بھاگ رہا ہے, ملک کو داؤ پہ رکھوایا ہوا ہے. الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروایا کیونکہ اسے ہار جانا ہے, اور صرف اپنی ذات کے لیے سارا ملک آج جدھر کھڑا ہے اور جس طرف جا رہا ہے, اور جس سے میں نے شروع کی تھی آج کی تقریر کہ جب ایک ملک کا رسک فیکٹر قرضے واپس کرنے کا جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے, کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی, ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں. اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 7 مہینے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکنامک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ 17 سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی. ان کا اکنامک سروے, ہمارا نہیں, ان کے دور میں جو شائع ہوا ہے اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ 17 سال میں بہترین پرفارمنس تھی, اور ادھر سے انہوں نے لا کے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا, اور ہے بڑا بزدل آدمی, کرپٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہے, اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا, اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے. اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے, انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں, آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے, کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے. اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں, تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ باشعور قوم ہے, یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگے.